आज का जो विषय है वो महामारी में मदन कश्यप तय हुआ है और इस विषय को लेकर के भी काफ़ी चहल पहल रही है। अच्छी बात है कि कहीं न कहीं पर मदन जी को लोग इतना प्यार करते हैं, उनकी कविताओं को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, कि वहाँ पर मदन जी की संज्ञा ही कहीं न कहीं विशेषीकृत होकर विशेषण हो गई है। अर्थात कवि उनकी संज्ञा भी है और काव्यत्व उनका विशेषण हो गया है। इस क्रम में सबसे पहले मैं चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि इस संस्था ने महामारी के दौर में हिंदी कविता पर कुछ कहने व समझने का मुझे अवसर दिया है। इसके पहले भी इस संस्था के तत्वावधान में कई व्याख्यान मैं दे चुका हूँ और इस संस्था के जो संयोजक हैं वो शोधार्थी उत्साही युवा साथी अंशु चौधरी हैं, जो इसका संचालन करते हैं। उनके मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपना स्नेह देता हूं कि ऐसे ही वो इस संस्था को आगे ले जाएं। उन्होंने इस कड़ी में इधर कविता पाठ की श्रृंखला भी शुरू की है, जो कि बहुत अच्छा है और इससे कम से कम नई पीढ़ी जो आ रही है साहित्य में वह स्थितियों को जानेगी, समझेगी, हिंदी कविता में क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या कुछ पढ़ा जा रहा है। यह भी एक संयोग है और संयोग से कुछ अधिक है कि आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए शरद पूर्णिमा की इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं और इसकी पूर्णता को लेकर के ही कहा गया है जीवेम शरदः शतम, अर्थात 100 वर्ष तक आप जिए। यह एक सूक्त है और सूक्त का सूत्र है अथर्ववेद के सूक्त के अंतर्गत यह 8 मंत्रों का एक समुच्चय है, जिसकी 2 पंक्तियां हैं, आरंभिक 2 पंक्तियां हैं, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। यानी 100 साल तक हम जीवन को देखें, 100 साल तक हम जिए। निश्चित रूप से अरुणहोता जी दिख रहे हैं। अरुणहोता जी नमस्कार आपको। रंजना दिख रही हैं और अंशु दिख रहे हैं, तो सभी का एक बार पुनः अभिवादन और सबके प्रति ये शुभकामनाएं कि पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। आप सब 100 वर्ष तक देखें, दिखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक आपका जीवन हो। खास करके चूंकि यह प्रसंग मदन कश्यप से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले मैं मदन जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अलग से उनके लिए यह पंक्ति फिर उद्धृत करता हूं कि जीवेम शरदः शतम। निराला ने भी अपनी एक कविता शरद पूर्णिमा की विदाई में, जो कि 1923 में लिखी गई है, कुछ पंक्ति लिखी है। कुछ भी हो तू ठहर, देख लूं भर नजर, क्या जाने क्या हो इस जीवन का, तू ठहर ठहर। कुछ भी हो तू ठहर, देख लूं भर नजर, क्या जाने क्या हो इस जीवन का, तू ठहर ठहर। तो शरद की चांदनी है ही ऐसी कि लगता है कि वह अपनी पूर्णता में हम सभी के बीच बनी रहे। तो आप सब जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो दृश्य हैं अदृश्य हैं, निश्चित रूप से वह अपनी पूर्णता में निरंतर बने रहें और निरंतर अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। एक बार पुनः शरद पूर्णिमा को आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बधाई। अब जहाँ तक मदन कश्यप की बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ शुरू में ही कि 90 का जो दशक है
जो हिंदी कविता का यानी 20वीं सदी की जो हिंदी कविता, खास करके उत्तरार्ध की जो कविता आई, उसका सबसे उर्वर और विविध वर्णी दशक रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। तो 90 का यह दशक जो बहुत उर्वर रहा है, विविध वर्णी रहा है, यह अपने जिन कवियों पर गर्व कर सकता है उसमें मदन कश्यप बहुत ही अग्रणी और अक्लांत कवि हैं। वे कवि रूप में अपनी कविता में वक्रोक्ति गर्भी और स्वभाव में अन्य के दोष दर्शन से परांग विमुख हैं। अर्थात उनकी कविता की जो विशेषता है वो वक्रता स्वभाव में, जैसा कि बहुतों के यहाँ आपको दिखाई देता है, वह अन्य दोष दर्शन से बहुत परहेज करते हैं, जिसे परांग विमुख मैं कहता हूं। वे गहरे अर्थों में संस्कारित व लोक सम्मत कवि हैं, जिनका पूरा जीवन ही काव्यमय है। एक ऐसे समय में जहां पर सत्ता और व्यवस्था की चाकरी करना हम सबकी अनिवार्यता है, उन्होंने एक पूर्णकालिक कवि के रूप में अपना विगत जीवन जिया है और उस पूर्णकालिकता में कभी भी सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। इस रूप में आप देखें कि सत्ता व्यवस्था की चाकरी से सर्वदा वह मुक्त रहे हैं और खास करके ऐसे लोगों के लिए भी उदाहरण हैं जो नौकरी करते हैं, नौकरी में बहुत कुछ पा चुके हैं, बड़े पद को पा चुके हैं, फिर भी पद पाने की लिप्सा और लालसा आज तक नहीं गई है। इसके बावजूद भी वे कवि होना चाहते हैं और कवि बनने के लिए जी तोड़ मेहनत और कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के सम्मुख मदन जी बहुत ही विरल और एक तरह के विलक्षण उदाहरण हैं कि इन्होंने कभी भी सत्ता की चाकरी न तो की और न ऐसी कोई सत्ता के निकट पहुंचने की इन्होंने कोशिश की। मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहता है कि वे कवि के रूप में मेरे निकटतम पूर्ववर्ती हैं, जिनके माध्यम से हमने न केवल अपने समय को समझा है, बल्कि हमें हिंदी कविता की जो संपूर्ण परंपरा है उसको समझने में भी काफ़ी मदद मिलती है। उनसे बातचीत के माध्यम से हमेशा ही हिंदी कविता की जो समूची परंपरा रही उसको समझने का अवसर मिला है। मैं उन कुछ लोगों में हूँ जिनका उन्हें स्नेह मिलता रहा है, जिनसे खुल करके संवाद होता रहा है। तो यह अवसर हमारे लिए, खासकर मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज मैं अपने निकटतम पूर्ववर्ती कवि पर कुछ बात कहने के लिए आप सबके सम्मुख हूँ। मदन कश्यप के बारे में बहुत डिटेल्स यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके बायोडाटा के बारे में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 कविताएं उनकी प्रकाशित हैं और 6 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हैं। लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में, कुरूज, दूर तक चुप्पी, अपना ही देश, पंसोखा है इंद्र धनुष, जो 2019 में पिछले वर्ष सेतु प्रकाशन से प्रकाशित होकर के अत्यंत चर्चा में रहा है। और ये जो संग्रह है इनके, जैसे कि उनका पहला संग्रह जो 1992 में लेकिन उदास है पृथ्वी के नाम से आया हुआ था, आधार प्रकाशन से, उसका सेतु प्रकाशन ने पुनर्प्रकाशन किया है 2019 में, और वह हम सबके बीच उपलब्ध है, जो बीच में नहीं मिल रहा था। लेकिन उदास है पृथ्वी से लेकर के पंसोखा इंद्रधनुष तक अगर मदन कश्यप की कविताओं की कविता यात्रा अगर हम देखें तो उनकी कविता यात्रा लगातार ऊर्ध्वमुखी काव्य यात्रा रही है। मदन कश्यप ने लगातार अपने को परिष्कृत किया है। उम्र के जिस वय में हैं, 65 पार वो हैं, 65 पार की उम्र में जहाँ पर बहुत सारे कवि चुक जाते हैं, आज भी वे डट कर हिंदी कविता में
लिख और बोल रहे हैं और बहुत शानदार कविताएं लिख रहे हैं, साथ साथ शानदार कविताएं भी वे लिख रहे हैं। अब ये जो उनकी सक्रियता है मदन कश्यप की, यह भी हम सबको बहुत आकर्षित करती है। और सक्रियता ही नहीं कि केवल कविता लिखने के लिए वो लिख रहे हैं, बल्कि अपने समय से सदा ही मुठभेड़ करने वाले कवियों के रूप में हमारे बीच वे हैं और इतने तरोताज़ा और इतने समकालीन हैं कि तय कर पाना ये मुश्किल होता है कि मदन जी का जो काव्य बोध है उसका स्रोत उनका समकालीन समाज है, उनकी स्मृति है, उनका अनुभव जगत है, या वे सब लोग हैं जो किसी न किसी रूप में उनके कवि के निर्माण में अपना योगदान देते रहे हैं। इन बातों पर आगे मैं जिक्र करूंगा, विस्तार से कुछ बातें करूंगा, लेकिन यह निश्चित है कि ये सभी संग्रह मदन जी के पक्षधरता के प्रमाण हैं। और जब पक्षधरता की बात मैं कहता हूं तो एक तरह का जो संश्लिष्ट पक्षधरता की बात मैं करता हूं। केवल न वो नारेबाजी है, न राजनीतिक चेतना है, न लोक सम्मति है, संश्लिष्ट पक्षधरता। और संश्लिष्ट पक्षधरता का मतलब यह होता है कि वे वह कहने की कोशिश करते हैं जो अभी तक अनकहा है या जिसमें कि कहने की अभूतपूर्व संभावना है। वह उनके काव्य खनिज होते हैं जहां से वे अपने कविताओं का निर्माण करते हैं। आज हमारे लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी कविता की विरासत, जो विरासत इन्हें मिली है, उससे जुड़ते हुए ये वर्तमान को समझने वाले सर्वथा मौलिक कवियों में शामिल हैं। इधर कोरोना काल में मैंने देखा कि इन्होंने अपने कविता के स्वदेश को ठीक से संवारा है, जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। इनके ठीक पूर्ववर्ती कवियों अगर आप देखें, थोड़ा उसकी परंपरा को देखें, तो मदन कश्यप के ठीक पूर्ववर्ती जो कवि हैं, राजेश जोशी, ज्ञानेंद्र पति, अरुण कमल, मंगलेश डबराल और वीरेन डंगवाल, ये जो 5 कवियों का मैंने नाम लिया है, राजेश जोशी, ज्ञानेंद्र पति, अरुण कमल, मंगलेश डबराल व वीरेन डंगवाल, इसमें कई वैसे समकालीन भी हो सकते हैं, आसपास के हो सकते हैं, लेकिन ये इनके इस अर्थ में पूर्ववर्ती हैं, यानी निकटतम पूर्ववर्ती, जिनसे इन्होंने साथ रह के संवाद किया है, साथ रह करके सीखा है, साथ रह करके कविता के बारे में समझा है और उनको समझते हुए अपने मार्ग की तलाश की है। समय आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये जो जिन कवियों का नाम लिया, ये कवि 80 के दशक के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्हें मैं 80 के दशक की हिंदी कविता की पंचवाणी कहता हूं। और आप सब जानते हैं कि भक्तिकाल की परंपरा में पंचवाणियों का बड़ा महत्व रहा है। तो आज आपके सम्मुख इन 5 कवियों को लेकर के 80 के दशक के पंचवाणी की बात मैं कहना चाहता हूं। कभी समय मिलेगा तो इस पंचवाणी पर अलग से विस्तार से बात करूंगा, लेकिन ये प्रसंग केवल इतना है कि यह मदन कश्यप के निकटतम पूर्ववर्ती भी हैं और समकालीन भी हैं। इन कवियों के, ये जो मैं 5 कवियों का नाम लिया, इनके पूर्ववर्ती कवियों में मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह की त्रयी है, जिनके खुद के मूल में निराला है और निराला का एकल स्वर है, उनका काव्य बीज है। जाहिर सी बात है कि इनके बीच में, इन सब कवियों के बीच में और साथ साथ नागार्जुन, त्रिलोचन और शमशेर भी हैं, जो स्वयं एक तरफ निराला से सीखते हैं तो दूसरी तरफ 80 के दशक के कवियों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। तो ये 80 यानी 90 के दशक जिसे आप कहते हैं कि अर्ली 90s, जिसको कवि मित्र बद्री नारायण ने बहुत पहले जिक्र किया था तद्भोग एक लेख में, तो मदन कश्यप के जो अर्ली 90s के पूर्व की जो परंपराएं थीं और खास करके स्वाधीन भारत और 80 के बीच के, मैं उसके बारे में संक्षेप में जिक्र करने की मैंने कोशिश की। और इस पृष्ठभूमि में अगर आप देखें
तो 90 के दशक की जो बदलती स्थितियों में आधुनिक हिंदी कविता की परंपरा का जो दबाव रहता है, उसमें अपने वर्तमान से जुड़ने की गहरी बेचैनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उदारीकरण, विश्व बाजार और तकनीक के बढ़ते दबाव में ये सब जो स्थितियां आई 90 के दशक में, स्थानीयता की वैश्विकता जो विकसित हो रही थी 90 के दशक में, ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है कि 90 के दशक में ये जो उदारीकरण है, विश्व बाजार था, तकनीक है, इनके दबाव में जो स्थानिकता विकसित हो रही थी और स्थानिकता के दबाव में जो वैश्विकता आ रही थी, इन कवियों को उसे समझना भी था और उसके रोमांटिक आग्रहों से मुक्त भी होना था। और ये बहुत बड़ी चुनौती थी 90 के दशक की हिंदी कवियों के पास, कि उस वैश्विकता को समझना भी था जो स्थानिकता के दबाव में आ रही थी, और उस स्थानिकता यानी उस स्थानिकता को समझना भी था और उसके रोमानी आग्रहों से कवि को मुक्त भी होना था। क्योंकि स्थानिकता अगर रोमानी आग्रहों से मुक्त नहीं हो पाई तो बहुत ही खतरनाक दिशा में एक जड़ हो जाती है जो रूढ़ हो जाती है। ऐसा इस नाते कि आप देखेंगे कि यह 90 का जो दशक था, एक तरह से विश्व घर का, वर्ड हाउस जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, वर्ड हाउस की शुरुआत थी। और यह वर्ड हाउस मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसका जिक्र किया था। तो इसे लक्षित करने वाले जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो जिस वर्ड हाउस की परिकल्पना की थी, और जो आज 2020 में कोरोना की महामारी ने पूर्णता प्रदान कर दी है प्रकारांतर से, यह वह समय था जब हम एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे को समस्याओं को समझ रहे थे, या कि समझने की हम भरपूर कोशिश कर रहे थे। यहां से विजेता और विजित के विभाजन के बावजूद आप देखें, यहां यहीं पर जो विश्व बाजार आ रहा था 90 के दशक में, तो यहां से विजेता और विजित के विभाजन के बावजूद इसे कह सकते हैं कि सॉलिडेरिटी ऑफ द सेकेंड, टूटे हुओं के बीच एकता। तो सॉलिडेरिटी ऑफ द सेकेंड, टूटे हुओं के बीच जो एकता की शुरुआत भी हो रही थी, और यह उसी विश्व बाजार की परिणत है कि आज 2020 की कोरोना महामारी तक हम पहुंच गए हैं। यह विश्व बाजार की देन है, यह तकनीक की देन है। महामारियां पहले भी आती रही हैं, लेकिन कोरोना की महामारी का जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, वो अन्य महामारियों से एकदम अलग है। विश्व की जितनी महामारी उसका एक अलग कैरेक्टर ही है, जिसमें विश्व बाजार है और तकनीक का सहमेल है, गठबंधन है, और इसी वजह से उसके समाधान के भी शीघ्र निकलने की संभावना है, लेकिन उसकी समस्या के उत्तरोत्तर जटिल होते जाने की भी संभावना है। दोनों बातें हैं। हो सकता है कोरोना की वैक्सीन आ जाए, लेकिन वैक्सीन जब तक आए तब तक इतना म्यूटेशन हो चुके रहे, कोरोना कोविड-19 के वायरस में इतना म्यूटेट हो चुके रहे कि चरित्र ही समझ में नहीं आए, और पता चला कि इसी तरह से एक तरह का संकट हमारे सामने बना रहे। तो ये जो पृष्ठभूमि थी, मैं 90 के दशक की बारे में जो आपको मैं बता रहा था, उसके साथ साथ ये जो 2020 की जो महामारी थी, ये जो आई, तो इसके चरित्र में इन दोनों यानी 1990 से पिछले 30 वर्षों का यह जो निष्कर्ष है वो इस रूप में हमारे सामने आया है। अब ऐसे में 90 का जो दशक था, वह असल में सबसे बड़ी उसकी जो बुनियादी विशेषता थी, वह एक जिम्मेदार कवि के आरंभ का समय था, और कवियों के जिम्मेदार होने का भी समय था। तो जो 90 का दशक आया, इसके पहले की कवियों की उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, उतनी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं थी जितनी बड़ी जिम्मेदारी 90 या 90 के बाद में 90 के दशक के कवियों की सम्मुख प्रकट हुई, क्योंकि पूरी तरह से एक तरह के प्रतिबद्धताएं टूट रही थीं, वैचारिक जो दृढ़ता थी वो टूट रही थी, विश्व बाजार आ रहा था, पूंजीवाद का एक तरह का जो विकृत रूप भी आ रहा था, तकनीक का संयोजन था, ये सब सारी चीजें थीं।
तो ऐसे में ये जो जिम्मेदार कवि के आरंभ का समय था, और इस जहां जिम्मेदारी का जो बोध था, जिसमें कवि के आत्म को दिशा दे रहा था, यह जिम्मेदारी का जो बोध था वो एक कवि के, हर कवि के आत्म को दिशा दे रहा था, जिसमें एक तरफ उम्मीद थी कि फिर भी बहुत कुछ अच्छा होगा, जिसमें एक तरफ उम्मीद थी कि फिर भी बहुत कुछ अच्छा होगा, दूसरी तरफ स्थानीयता के ताकत की पहचान भी थी, जो समाप्त होती हुई पहचानों को स्वर दे रहा था। आप देखिए कि स्थानिकता की जो पहचान थी, उसके साथ साथ ये भी थे कि पहचानों के समाप्त होने के लिए व्यवस्था व्यवस्थित भी हो रही थी। व्यवस्था लगातार आइडेंटिटी के एनिहिलेशन के लिए, उसकी पहचानों को समाप्त होने के लिए दबाव भी बना रही थी, और समानांतर रूप से जो पहचानी थी, जो अस्मिताएं थीं, वह अपनी चेतना में उदग्र भाव से प्रकट होकर के सम्मुख हमारे आ रही थी, अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर रही थी। तो जो 90 का दशक था, इतने सारे यांत्रिक दबावों के बीच यह आइडेंटिटी ऑफ द आइसोलेटेड, बहिष्कृत की पहचान का समय भी था। आइडेंटिटी ऑफ द आइसोलेटेड, बहिष्कृत के पहचान का समय। मैं कहना चाहता हूं कि मदन कश्यप इसी उम्मीद और स्थानिकता के दौर में आइडेंटिटी ऑफ द आइसोलेटेड के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, जिनमें इनकी पीढ़ी के अन्य कवियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें कुमार अंबुज, अनामिका, बद्री नारायण व स्वप्निल श्रीवास्तव जैसे कवियों का मैं नाम लेना यहां पर चाहूंगा। इन सभी कवियों में एक तो विविधता है, जीवन की बहुआयामिकता है, और दूसरे के दूसरेपन, अदरनेस ऑफ द अदर्स, दूसरे के दूसरेपन के प्रति गहरा सम्मान भाव है। और जब दूसरे के दूसरेपन की बात मैं कहता हूं तो जाहिर सी बात है, वह अन्य की अन्यता से जुड़ने के भाव की बात मैं कर रहा हूं, और अन्य की अन्यता के बगैर आइडेंटिटी ऑफ द आइसोलेटेड की 90 के दशक में पहचान संभव नहीं थी। और इसका नेतृत्व किया है अपने समय में मदन कश्यप ने। यह इसका मुझे गौरव है और इसका मुझे गर्व भी है। तो इस पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि जब मदन कश्यप की कविताओं से मैं गुजरता हूं या इस पीढ़ी से गुजरता हूं, तो ये खास बात मुझे जो लक्षित करनी यहां पर वो ये है कि इस पीढ़ी ने, 90 के दशक के कवियों ने अपने ठीक पहले की पूर्ववर्ती, अपने निकटतम पूर्ववर्ती पीढ़ी की जहां गहरी आलोचना की है, साथ ही उसे आत्मसात भी किया है। एक तरफ गहरी आलोचना है, दूसरी तरफ उसका आत्मसातीकरण भी है, और जिस पर विस्तार से यहां पर मैं बहुत नहीं कह सकता क्योंकि फोकस हमारा मदन कश्यप पर है। लेकिन जब मदन कश्यप के साथ, और इसीलिए मैंने कहा कि साहचर्य भी है, सहमति भी है, और असहमति के तीव्र बिंदु भी हैं, तीव्र आधार भी हैं, मजबूत आधार भी हैं। तो ऐसी कविताओं से गुजरता हूं तो ये बातें स्पष्ट होती हैं कि कोरोना की महामारी में भी मदन जी ने अपने कवि को न केवल सक्रिय बनाए रखा है, बल्कि अपने कविता के आधार को भी बचाए रखा है। अब कवि को सक्रिय बनाए रखना और कविता के आधार को बचाए रखना, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इस रूप में आप देखेंगे कि संकटपूर्ण समय में भी बनाए रखना और बचाए रखना दोनों ही चुनौतीपूर्ण रहा है। बनाए रखना और बचाए रखना दोनों ही चुनौतीपूर्ण रहा है, और यही से किसी कवि के लाइफ वाइटल, जीव द्रव्य का पता चलता है। और मदन कश्यप के लाइफ वाइटल, जीव द्रव्य के शिनाख्त करने की शुरुआत मैं यही से करना चाहता हूं। और यह भी है कि यह एक सच्चाई है कि जब कोई भी महामारी आती है तो हर महामारी साथ साथ
विकल्प संकल्प तो अलग चीजें होती हैं, लेकिन महामारी का जो चरित्र होता है, हर महामारी सत्ता के भय और दमन को लेकर के आती है साथ साथ। इसके अंतर्गत दो तरह के भाव पैदा होते हैं, या तो संतुष्टि जनता की ओर से, और कोरोना में भी यही हुआ, जनता की ओर से दो तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। या तो वह संतुष्ट हो जाती है, संतुष्ट यानी ये महामारी या तो संतुष्ट लेके आती है, यानी सरकार जो कर रही बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अनुकूलता कर लेती है, यानी संतुष्टि और अनुकूलन हर महामारी के दो ऐसे कैरेक्टर रहे हैं। और यह 15वीं सदी से लेकर के समय समय पर जो महामारियों का इतिहास रहा है, अगर आप उसे देखें, जिस पर इधर के इतिहासकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, अब तो उसके डिटेल्स भी उपलब्ध हैं। तो संतुष्टि और अनुकूलन, ये जनता का बहुलांश इनका शिकार हो जाता है हर महामारी में, जिसमें कि जनता, हर समय की जनता राज्य के हवाले अपने को समर्पित कर देती है। और उसके दो परिणाम होते हैं, एक तो व्यक्तिगत स्तर पर आइसोलेशन होता है, अलगाव हो जाता है, और राज्य के स्तर पर लॉकडाउन होता है। तो आप देखें कि आइसोलेशन, लॉकडाउन कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, सत्ता का चरित्र बदला, सत्ताएं बदली, दुनिया वैश्विक हुई, सब कुछ है, लेकिन आइसोलेशन और लॉकडाउन यह जो है हर महामारी की बुनियादी विशेषता है। ये दोनों शब्द, आइसोलेशन और लॉकडाउन, सदियों से जनता को डराते रहे हैं और आज भी डरा रहे हैं। यहां पर डाटा के स्तर पर आज एक नई बीमारी जुड़ी है, राइजिंग स्पाइक। क्यों? क्योंकि जो और उसका कारण यह है कि जो सामाजिक संपर्क हुआ करते थे, पहले के समय में थोड़े बहुत हो जाते थे, अब पूरी तरह से ऑनलाइन संवाद में बदल गए हैं। अब ऑनलाइन संवाद और सामाजिक संपर्क का ऑनलाइन रूपांतरण भी कहीं न कहीं एक तरह का यातनादायक स्थिति है। एक स्थिति के बाद यह यंत्रणादायक स्थिति को ही जन्म देता है, जिसके बारे में आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। तो आज की जो महामारी है, उसका चरित्र तकनीक के कारण पूरी तरह से बदल गया है। कैसे बदला है, कुछ बातें आपके सामने करना चाहता हूं। यहां अब संबंध तो हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है, रिलेशंस हैं, रिएक्शंस नहीं है। आप देख लीजिए, संबंध हैं, प्रतिक्रिया नहीं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतने हताहत हैं कि कोई रिएक्शन आसानी से देने की स्थिति में नहीं है। केवल हमारे पास धैर्य है और कुछ नहीं है बचा, न समझने के लिए न समझाने के लिए। तो संबंध है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, समझ है, कोई क्रियाएं नहीं है, और मृत्यु है, लेकिन कोई सम्मान नहीं है। अब आप देखिए, ये बीमारी इस अर्थ में एकदम से अलग है। यानी ये जो मैं पृष्ठभूमि रूप में बीमारी के चरित्र के बारे में कहना चाहता हूं, वो कोरोना काल की जो स्थिति थी, तो जो मनुष्य के जीवन में जो मृत्यु हुआ करती थी, वह एक तरह का जीवन का चरम कसौटी हुआ करती थी, चरम निकस हुआ करती, जिसमें कुछ भी जो भी था अपनी सीमित संसाधनों में, वो एक सम्मान का विषय हुआ करती थी। आज मृत्यु है, लेकिन सम्मान का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि भय इतना है, स्थितियां इतनी भयावह हैं कि हम पड़ोसी के मृत्यु में भी शोक प्रकट करने की बात तो छोड़िए, उसके घर के सामने से गुजरने में भी, जाने में भी परहेज करते हैं। डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे में जीवन एक तरह का रिक्तता का एहसास कराता है, जीवन शून्यता से भर जाता है, और शून्यता का यह बोध परिवेश पर भी दबाव बनाता है। लेकिन इसी समय में यह भी एहसास होता है कि जीवन केवल दुखों का सागर नहीं है, बल्कि उम्मीद का आकाश भी है। तो ये जो स्थितियां, अब देखिए, यह एक तरह का जो है बौद्धिक विकल्प है। मैं कहना चाहता हूं कि महामारी में ये जो सारी स्थितियां आई, तो एक तो
एक तो भयावह स्थिति इस है जो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इसी में यह समझ भी आती है कि यह महामारियां समय समय पर हर युग में बौद्धिक विकल्प भी देती रही हैं। और जो बौद्धिक विकल्प है उन्हीं से आज हम उन महामारियों की शिनाख्त करते हैं, उनके समय में बनते बिगड़ते संबंधों की पहचान करते हैं। और ये जो महामारी जब बीतेगी तो आज के 1 दशक बाद जो बौद्धिक विकल्प आज मिल रहा है, जिसे आप कविता के रूप में देख सकते हैं, कवि के रूप में देख सकते हैं, विचार के रूप में देख सकते हैं, तो 10 वर्ष बाद यही जो बौद्धिक विकल्प आज हम सब मिलकर के बना रहे हैं, यही वह दस्तावेज होगा जिसमें कि हमारे समय की धड़कनें सुनाई देंगी। अन्यथा सरकारी दस्तावेजों में केवल आंकड़े रहेंगे जो आने वाले कई सदी तक हमें डराते रहेंगे। तो उन आंकड़ों के समानांतर संवेदना का जो साहचर्य है, संवेदना का जो हस्तक्षेप है, और उसके माध्यम से जो बौद्धिक विकल्प दिया जा रहा है, बौद्धिक वर्ग के द्वारा, चिंतकों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा, विचारशील नागरिकों के द्वारा, यह हमारे सोचने समझने का आज एक बहुत बड़ा अवसर है। और यह बातचीत भी उसी अवसर के विकल्प के रूप में मैं आपसे आपके सम्मुख कर रहा हूं, कुछ बातें रख रहा हूं। तो जैसा मैंने कहा कि यहां पर जब बौद्धिक विकल्प की बात आती है तब लगता है कि जीवन केवल दुखों का सागर ही नहीं है, उम्मीद का आकाश भी है। और उम्मीद के इसी आकाश को दिखाते रहना किसी भी रचनात्मकता की कसौटी हुआ करती है, जिसे हर समय के कवियों और बुद्धिजीवियों ने किया है और आज भी कर रहे हैं। और यह मित्रों, यह अकारण नहीं है कि अमेरिकी कवियों की एक एंथोलॉजी ही प्रकाशित है जिसका नाम है टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, जिसका संपादन अमेरिका के कवित्री एलिस क्वेन ने किया है, जो मशहूर कवि पाब्लो नेरुदा की कविता कीपिंग क्वाइट की पंक्ति है। आप देखें कि यह केवल हिंदी जगत में नहीं है, पूरी दुनिया में बौद्धिक विकल्प पर बहस हो रही है कि इस समय के बौद्धिक क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कवि क्या लिख रहे हैं। तो उस अर्थ में मैंने बताया कि टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजर्स नाम की जो एंथोलॉजी अमेरिकी कवियों का, लगभग 80 कवियों का वह संकलन प्रकाशित होने वाला है। शायद 12 नवंबर उसका इनाग्रेशन होगा। तो उसके कुछ डिटेल्स आए हैं बाहर, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं। तो आप देखें, इतना ही नहीं, हमारे मलयाली के एक मशहूर कवि के सच्चिदानंद ने के संपादन में भी कोरोना काल में दुनिया भर के कवियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, कोरोना काल के कवियों का, सिंगिंग इन द डार्क, जिसमें हिंदी के भी कुछ कवि हैं। यह प्रयास हिंदी कविता में भी हुआ है। कवि मित्र संजय कुंदन के संपादन में वाम प्रकाशन ने यह प्रयास किया है। यद्यपि वह संपादन थोड़ी जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि इसका ठीक है कि वो उस पुस्तिका फॉर्म में आया है, उसकी सीमा थी, सभी कवियों को सबको नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उसका एक शानदार शीर्षक होना चाहिए था जो काव्यात्मक होता, वह नहीं हो पाया। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण आलोचक, हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक अरुण होता के संपादन में सेतु प्रकाशन का जो प्रयास है कि कोरोना काल, सेतु प्रकाशन ने एक अभिनव प्रयास किया है, उन्होंने घोषणा भी की है, जिसके लिए उन्होंने दायित्व दिया है अरुण होता जी को। वह कोरोना काल की कविताओं का संपादन कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ उसमें बेहतर कविताएं, कुछ अच्छी कविताएं एक बौद्धिक विकल्प रूप में हम पाठकों को पढ़ने को मिलेंगी, जिससे पता चलेगा कि इस दौर में हमारा बौद्धिक जो विकल्प था किस रूप में हमारे सामने आ रहा था। तो इस जो महामारी जो आई है और उसके कारण से जो अंधेरा हमारे सामने व्याप्त है, उसमें उम्मीद का अलख जगाए रखना
जिन कवियों का दायित्व है वे कवि इस बात को जानते हैं कि जीने की कला का मूल आधार सर्जनात्मकता ही होती है, क्रिएटिविटी ही होती है। जीने की कला जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ द लाइविंग, तो जीने की कला का जो मूलाधार होता है वह सर्जनात्मकता ही है। और यह जो है साइंस ऑफ द लाइविंग, आर्ट ऑफ द लाइविंग से आगे, साइंस ऑफ द लाइविंग से आगे की बात है, यानी विज्ञान, जीने के विज्ञान से आगे की बातचीत है जीने की कला, जीवन की कला। तो जो जीने की कला है वह जीने के विज्ञान से आगे है और हम जीने के विज्ञान में धंसे और फंसे हुए हैं। और आप सब जानते हैं विज्ञान जहां समाप्त होता है कला वहां से शुरू होती है। तो इस अर्थ में आप देखेंगे कि विज्ञान की असफलता में ही कला का कल शामिल होता है। इसलिए मानव जीवन, क्यों? क्योंकि मानव जीवन या तो रचनात्मक जिंदा दिली है या फिर कुछ नहीं है। तो जो मानव जीवन की जो रचनात्मक जिंदा दिली है उसकी अलख जगाए रखना कवियों का दायित्व है, उस समय के लेखकों का दायित्व है। और यही वह बौद्धिक विकल्प की बात मैं कह रहा हूं जो कि हमारे दौर के कवियों ने किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रचनात्मक जिंदादिली है यह असल में परिवेशगत संलग्नता के भीतर से आती है। यह परिवेशगत संलग्नता का एहसास करवाती है और परिवेशगत संलग्नता का एहसास असल में कुछ और नहीं है, कवि की जिम्मेदारी का एहसास ही है। 90 के दशक में जब मैं जिम्मेदार कवियों के आरंभ की बात करता हूं तो यह जिम्मेदारी के एहसास की बात मैं कर रहा हूं। और यह जिम्मेदारी के एहसास की जब बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि एक खराब समय में, एक बुरे समय में कुछ नया करने की इच्छा ही है जो रचनात्मक जिंदा दिली का बृहत्तर आयाम रचती है। कुछ नए तरीके से सोचना या सोचने के जज्बे को बनाए रखना ही रचनात्मक जिंदा दिली है। और यह एक प्रकार से मृत्यु की ओर से जीवन के बारे में सोचना ही है, जिस पर कभी कुंवर नारायण ने वाजस्रवा के बहाने नामक संग्रह में संभव किया था। यही जीने की कला है जिस पर अपनी प्रकाशित अभी हाल में किताब आई है, बहुत रोचक किताब है, द करेज टू एग्जिस्ट। यह दार्शनिक रॉबिन जॉन वेंगलू के द्वारा लिखी गई है, जिसको कि ब्लैक स्वान ने प्रकाशित किया है, द करेज टू एग्जिस्ट। उसमें दार्शनिक आधार पर जीवन को बचाने की, जीने की कला की बहुआयामिता की बातें कही गई हैं। और जब जीने की कला की बातें हम करते हैं तो इसके प्रमुख कुछ आधार हुआ करते हैं। एक प्रमुख आधार है वह है प्रतिरोध की चेतना, यानी जो आजादी का वास्तविक आधार हुआ करती है, यानी रचनात्मक बौद्धिक जिंदादिली और उसकी आजादी का जो रचनात्मक आधार है वह प्रतिरोध की चेतना है। और यह एक प्रकार से जीवन की अर्थहीनता के खिलाफ सोचना है, जहां न तो संतुष्टि है, न तो अनुकूलन है, न औसतपन है। न तो संतुष्टि है, न अनुकूलन है, न औसतपन है। और इसका दूसरा आयाम है वो यह है कि उत्कृष्टता के साथ सोचना, एक प्रतिरोध के दायरे में सोचना और दूसरा उत्कृष्टता के दायरे में, उत्कृष्टता के साथ सोचना। और यह वह उत्कृष्टता होती है जो एक नैतिक मूल्य हुआ करती है, जो बुद्धिगम्य होती है। और असल बात यह है कि यह उत्कृष्टता ही मनुष्य को सामान्य दुखों के परे ले जाती है। और इस संदर्भ में 4वीं सदी ईसा पूर्व, माने 4th BC के एक रोमन दार्शनिक हुआ करते थे सेनेका। और सेनेका का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इलिटरेट लीजर इज लाइक डेथ, यानी अबुद्धिगम्य आनंद मृत्यु के समान है। यानी आनंद भी बौद्धिक कर्मों से संचालित होना चाहिए और आनंद को बुद्धि भी दिशा देती रहनी चाहिए।
तो ये कहते हैं कि इलिटरेट लेजर इज लाइक डेथ। तो ये जो चीजें होती हैं कि यह जो जीवन को विराट न बनाकर हमेशा संकीर्ण बनाता है। इसका मतलब यह है कि आनंद भी बुद्धि द्वारा संचालित होकर मानव मुक्ति के पक्ष में होना चाहिए। आज का जो हमारा आनंद है, आज का जो जीवन है, जो भी आनंद ले रहे हैं, अगर इस आनंद में जीवन की पक्षधरता नहीं है तो यह केवल और केवल व्यसन है और केवल और केवल जिसे कहते हैं इलिटरेट लेजर है, अबुद्धिगम्य आनंद है। आप सब जानते हैं कि सेनेका जो दार्शनिक स्टोइक थे और जिसका कि बहुत असर 19वीं सदी के दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर पर था। काफी गहरे प्रभाव में, सेनेका के प्रभाव में शोपेनहावर थे। लेकिन इन दार्शनिक बातों के डिटेल्स में न जाकर के केवल यह बात कहना चाहता हूं कि उत्कृष्टता को नैतिक दायरे में समझने की कोशिश, इस उत्कृष्टता को नैतिक दायरे में समझने की कोशिश जिन कवियों ने इस कोरोना काल में की है, इस कोरोजीवी समय में किया है, उसमें मदन कश्यप अग्रणी कवियों में है। उनकी एक कविता शब्द है जो दूर तक चुप्पी नामक संग्रह में संकलित है और वहां उसकी याद, उस शब्द नामक कविता की याद स्वाभाविक है, जहां वे कहते हैं, यह कविता लंबी है, उसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। आज जबकि अपने उत्पीड़ित युग के इस हताश मोड़ पर, आज जबकि अपने उत्पीड़ित युग के इस हताश मोड़ पर नैतिकता कामुकता की हद में सिमट गई है, मैं शब्दों के साथ नैतिक होने का साहस करता हूं। शब्दों के साथ नैतिक होने का जो यह साहस है, शब्दों के साथ नैतिक होने का जो साहस है, यह मदन कश्यप के कवि का मूल स्वर है। और मदन कश्यप के कवि की पहचान शब्दों के नैतिक साहस होने के रूप में ही पहचानी जा सकती है, यह मैं कहना चाहता हूं। तो इस विश्लेषण से इतना स्पष्ट है कि किसी भी आपदा या महामारी में कवियों की बहुत भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि एक वैकल्पिक संसार की संभावना की निर्मित उसी के द्वारा होती है, कवि के द्वारा होती है, जो परिवेश की आंतरिक शून्यता को शब्दों की उम्मीद भरी चमक से रोशन कर देता है। मदन कश्यप ऐसे कवियों में हैं जिन्होंने कोरोना काल के परिवेशगत आंतरिक शून्यता को शब्दों की उम्मीद भरी चमक से रोशन कर दिया है। यह कवि ही है जो हमें सोचने के नए तरीकों से परिचित करवाता है और दुनिया को बहुत करीब से समझने के लिए संकल्प लेता है। एक कवि के रूप में ही मदन कश्यप कह सकते हैं, जब आदमी उम्मीद से आसमान की ओर देखता है, जब आदमी उम्मीद से आसमान की ओर देखता है, तब इस धरती का रंग बदलने लगता है। ये कितनी ताकतवर पंक्ति है। कोई भी इम्यूनिटी इन्हांसमेंट ड्रग इस कविता के शब्द का विकल्प नहीं हो सकता। इसी नाते वैचारिक लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो किसी भी सामान्य नागरिक से ज्यादा समृद्ध और ज्यादा समृद्ध होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आप देखिए ये कहां से ताकत आ रही है। जब आदमी उम्मीद से आसमान की ओर देखता है तब इस धरती का रंग बदलने लगता है। तो इस कोरोना काल की आपदा के समय एक कवि के रूप में मदन कश्यप की भूमिका कुछ ऐसी ही रही है। और यहां कहना चाहता हूं कि महामारी के बीच कविता की भूमिका के बारे में मेरे सोचने की शुरुआत भी इन्हीं से होती है। हुआ ये, मैं कहना चाहता हूं, आज दर्ज करना चाहता हूं मदन कश्यप के प्रति
जो शायद मदन कश्यप को भी नहीं मालूम है, हुआ है कि मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ और कोरोना की महामारी एक विकराल रूप लेने लगी, तो मदन कश्यप की छोटी सी कविता, जिसे कोरोना त्रिपदी के रूप में उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया था, वो मुझे पढ़ने को मिली और जिसकी 3 पंक्तियां मेरे इस पूरे व्याख्यान श्रृंखला की मूलाधार रही है पूरी। यानी आप देखिए कि ज्यादा कुछ नहीं था, ये 3 पंक्तियां ही थी जिसने मार्च से मुझे नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया, नई दिशा में मैं सोचने की कोशिश करने लगा। वो 3 पंक्तियां ये थी, वह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिससे होती थी ईश्वर के होने की अनुभूति, कोरोना ने मुझे निरीश्वर बना दिया। हुआ ये कि जिन दिनों ये कविता मैंने मार्च के आखिर में मैंने पढ़ी, उन दिनों में रविदास पर काम करते हुए रविदास में काफी डूबा हुआ था। यानी भक्तिकालीन पोइट्री में, भक्तिकाल की कविता में पूरी तरह से डूबा हुआ था, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद मुझे समय मिला था कि 24 घंटा मैं घर पर था और 24 घंटा मेरे पास था। इसलिए भक्तिकाल की पूरी समग्र कविता की रचनात्मकता को समझ रहा था और ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि भक्तिकाल में खास करके रविदास को लेकर के, जो बनारस के थे, लंबे समय तक बनारस में रविदास उपेक्षित रहे लंबे समय तक, और कबीर बनाम रविदास के बीच भी कबीर की बहुत चर्चाएं हुई, रविदास चर्चाएं होती नहीं थी। तो मैं इस बात को सोचने की कोशिश कर कि रविदास को मैं कहां से देखूं, एक नई एंगल से कहां से देखूं, नई बात क्या कहने की कोशिश करूं, इसको लेकर के, और खास करके अपने समय की, क्योंकि उस समय में भी आपदाएं थी, महामारियां थी बनारस में, जिसका जिक्र मैंने किया है। जब पुस्तक आएगी तो आप सबको पढ़ने को मिलेगा वो। तो उस जो आपदा थी, महामारी उस दौर में थी, जो भी एक तरह का लोकल थी, तो उसका क्या असर था, क्या उनके परिवार पर असर था, क्या उनकी रचनात्मकता पर असर था। तो ऐसे में मुझे बार बार ये लगा कि रविदास जैसे व्यक्ति जब निरीश्वर होते हैं, तो क्या उस निरीश्वरता के पीछे उनकी समसामयिकता या उनके युग का कोई असर था क्या, उनके समय का कोई असर था क्या। और जब इस चीज की खोज में मैं डूबता चला गया, तो रविदास से बहुत सारे मुझे ऐसे संकेत मिलते हैं उनके पदों में, जहां से मैं इस बात को लगभग निष्कर्ष पर पहुंच रहा था कि हाँ ये है। बहुत सारी चीजें ठीक है, वो दर्शन का था, समय का था, उनकी अपनी जो गुरु परंपरा थी, वो सब अपनी जगह पर था। लेकिन जो ये एक बात थी कि अपने समय का जो दबाव था, खास करके आपदा महामारी का, उसको किस तरह से उनको प्रभावित कर रहा था। लेकिन जब मैं मदन कश्यप की इस कविता को पढ़ा, तो 500 सालों की जो रिक्तता थी, मैं रविदास से सीधे जो है आकर के जब मैं मदन कश्यप की 3 पंक्तियों को पढ़ा, तो मुझे केवल ये लगा कि इसका मतलब ये है कि ये जो निरीश्वरता के संकेत जहां जहां भी हैं, यानी क्योंकि इसका मतलब यह है कि ईश्वर से उम्मीदें हर युग में रही हैं, और निरीश्वरता भी एक तरह का समकालीन दबाव ही है, क्योंकि युग ने अपने समय में एक अपना ईश्वर बना लिया, और उस ईश्वर को लड़खड़ाता हुआ देखा, मानव हित में वह बिखरता हुआ दिखा, तो कभी उन्हें कहीं न कहीं उसको प्रश्नांकित करने की कोशिश की है। और ये कभी, इसका मतलब नहीं कि कभी की व्यक्तिगत आस्था थी कि नहीं थी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि सामूहिकता में जो चिंतन विकसित हो रहा था, उसका निरीश्वरता से क्या संबंध था अपने युग की आपदा और महामारी को लेकर के। तो मैंने ये महसूस किया कि अपने समय में आपदा और महामारी के दबाव में हर युग में कवियों, रचनाकारों ने ईश्वर को प्रश्नांकित किया है। यही कारण था कि रविदास से लेकर के तुलसीदास से होते हुए, प्रेमचंद से होते हुए और मदन कश्यप तक लंबी श्रृंखला पर मैंने व्याख्यान दिया है, और संभवतः उस श्रृंखला, महामारी श्रृंखला का 8वां ये व्याख्यान है, जिस पर मैंने अब तक उसी के भीतर से कविता में महामारी, महामारी में कविता जैसे व्याख्यान भी मैंने इसी मन से दिए हैं। तो मैंने ये देखा कि ये दबाव है, और बगैर इस दबाव के कभी अपने निज के स्वर को नहीं पा सकता था, और वह संभव नहीं था। अगर ऐसा लगता कि इतनी बड़ी महामारी में भी अगर उसके परिवेश के संलग्नता नहीं है, आसपास के अनुभव नहीं है, उसके पास जो है
पर दुख कातरता नहीं है, उसके पास लोक पीड़ा से जुड़ने की कम से कम शाब्दिक समझ नहीं है, तो फिर काहे को लेखक, काहे का कवि। तो मैंने जब मदन जी की निरीश्वरता की इस चिंता को समझा, तब मुझे लगा कि संत कवियों की जो निरीश्वरता एक नए कवि के साथ हमारे युग में अचानक पूरे आवेग से फूट पड़ी है, और लगा कि मदन कश्यप की इस छोटी सी कविता ने बीच के इस 500 साल के अंतराल को लगभग पाट दिया है। यहां पर मुझे मदन कश्यप की कविताओं के भीतर से एक व्याकुल संत की वाणी के फूटने का एहसास हुआ, एक व्याकुल संत की वाणी का फूटने का एहसास हुआ, जिसका प्रमुख आधार यह समझ ही है कि जीवन आनंद की तलाश नहीं है, जीवन महज आनंद की तलाश नहीं है, बल्कि पीड़ा का अनुभव है। यह पीड़ा का अनुभव ही मदन को रविदास से जोड़ता है, जिसे हम चिंताधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में चिंताधारा, मानवीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास कह सकते हैं। तो रविदास की जो यह पीड़ा थी, उस समय की पीड़ा थी, मदन कश्यप में भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास के रूप में यहां पर मैं दर्ज कर सकता हूं। और यह शब्द आप जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका इस्तेमाल किया है मध्यकाल के उदय की व्याख्या के संदर्भ में। तो असल में यही से महामारी के बीच कविता की भूमिका के बारे में मेरे सोचने की शुरुआत होती है। इसी के भीतर से मैंने कोरो जीविता के कुछ सूत्र भी तलाशने की कोशिश की है, जिसकी चर्चा कई जगह पर कर चुका हूं। यहां उसका अवकाश नहीं है। हाँ, ये खुशी की बात है कि इसका संपादित अंश आजकल ने, दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका आजकल ने नवंबर अंक में प्रकाशित भी किया है। तो आज के इस पृष्ठभूमि में आज के संदर्भित कवि मदन कश्यप की कविताओं पर अब मैं कुछ बात सीधे सीधे रखना चाहता हूं, उनकी काव्यगत विशेषताओं को लेकर के जो मुझे दिखाई देती हैं। जाहिर सी बात है कि यह जो मैं बात कर रहा हूं, ये केवल कोरोना काल कविताओं का ये जो आधार तो है, ठीक है, यहीं से शुरुआत, लेकिन उन पर मैंने एक तरह का समग्रता, उनकी कविताओं के बारे में समग्रता से सोचने की कोशिश की है और उन बिंदुओं को तलाशने की कोशिश की है जो पहले से मौजूद थे, वो विशेषताओं को समझने की कोशिश की है जो पहले से मौजूद थी, लेकिन उनका विकास अचानक 2020 में कह सकते हैं प्रकट हो जाता है, दिखाई देने लगता है। अचानक वह मुखरता से प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर यह स्वभाव कवि का नहीं होगा तो अचानक 4 ठो कोरोना काल पर कविता लिख करके वो बड़ा कवि बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 3 कविता भी, उसकी 3 पंक्तियां भी आ रही हैं, तो वो 3 पंक्तियां संभव कि 3000 पिछले 3000 पंक्तियों का कोई निष्कर्ष हो, जो उसे खुद भी नहीं पता रहा होगा, जो उसे खुद भी पता नहीं रहा होगा, लेकिन अचानक समय का, युग का जब दबाव बना, तो अचानक वो जो है झरने की तरह उसके भीतर से फूट पड़ी। तो वो जो मदन कश्यप की कविताओं का जो सूत्र है, जो मुझे 2020 के इस कोरोना काल में फूट पड़ा, जो दिखाई दिया, तो उसके रूट्स को मैंने ट्रेस आउट करने की कोशिश की। आखिरकार क्या है? क्या ये अचानक आया है, या इसके पीछे उनकी मानसिकता भी कोई बनती है, उनका मानस भी कुछ था। यानी महामारी में मानस को समझने की कोशिश में मैं मदन कश्यप की अभी की लिखी कविताओं के साथ साथ उनके संग्रहों में प्रकाशित कविताओं को से भी मैं गुजरा, तो मुझे कुछ सूत्र दिखाई दिए जिनसे मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अब आप देखें कि मदन कश्यप ने इसके पहले 2015 में इबोला महामारी को संदर्भित कर एक कविता लिखी है, नाम की कविता, और जिसकी याद स्वाभाविक है, जिसे यह पता चलता है कि अपने समय की आपदा को लेकर ये शुरू से ही सचेत रहे हैं, और यह भी कि आरंभ से ही ये ऐसे कवि हैं जो आरंभ से ही समझते रहे हैं कि महामारी पर कविता लिखना महामारी का अनुवाद भर नहीं है, बल्कि महामारी का गहरा एहसास भी है।
यानी महामारी पर कविता लिखना महामारी का महज अनुवाद नहीं है, बल्कि महामारी का गहरा एहसास भी है, जहां से सबसे अधिक बदलते सामाजिक संबंधों का पता चलता है। तो बदलते सामाजिक संबंधों के पता चलने का जो बौद्धिक विकल्प रचते हैं मदन कश्यप अपनी कविताओं में, वह इन्हें एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने समुपस्थित करता है। और इन बदलते सामाजिक संबंधों में मनुष्य का रिश्ता न केवल परिवेश व व्यवस्था से बदलता है, बल्कि अपने पड़ोस के ईश्वर से भी बदलता है। और कह सकते हैं कि हर महामारी संबंध के टूटने की भयावहता का एहसास लेकर आती है, और इस टूटन में ईश्वर से भी रिश्ता टूटता ही है, और अपनों से भी। मैं ये केवल ईश्वर से रिश्ता टूटता है, रिश्ते अपनों से भी टूटते हैं। कई तो रिश्ते ऐसे अपनों से टूटते हैं कि जहां धैर्य धारण करने की जरूरत होती है वहां लोग धमकाने लगते हैं। अब समस्या यह है कि हम कहेंगे आप धैर्य रखिए और आप धमकाएंगे, बीच में कोरोना है, कोई करे क्या? तो उसमें दोष भी किसी का नहीं है। बगल का आदमी चाहता है कि मैं आऊं, मेरा भय है कि मैं कैसे जाऊं, बीच में कोरोना फैला हुआ है, दोनों सही हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि हम ईश्वर से संबंध तो तोड़ते ही हैं, कहते हैं बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, खुद क्वारंटीन हो गया, ईश्वर मुंह छुपा करके मंदिर में बैठा हुआ था, हमारा भला क्या करेगा। लेकिन उससे ज्यादा वो तो ईश्वर अमूर्त है, कोई बात नहीं है, आप माने न माने, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि पड़ोस से रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसी महामारियों की जो विकरालता है वह पड़ोसी से रिश्तों के टूटने में है, खास करके ऐसे यंत्रणादायी समय में जब हमारे पड़ोसी, हमारे पट पड़ोस के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे दोस्त मित्र, हमारे नात रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु, सगे संबंधी, दोस्त यार संकट में होते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते। कई बार व्यवस्था करने नहीं देती, कई बार हम करने की स्थिति में नहीं रहते, कई बार उनके धमकी भरे शब्दों को सुनकर के विचलित होते हैं, कई बार धैर्य टूटता है, फिर भी हम उठ खड़े होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कहीं कहीं टूट रहे हैं, कहीं कि हमारा सब बिखर रहा है। और जब तक हम इससे मुक्त हो तब तक ऐसा न हो कि हम इतने दूर चले जाएं कि सामाजिक संबंध हमको पहचानने से इनकार कर दे। ये पूरी वैश्विक संकट है, ये कोई हमारे आपके बीच की बात नहीं है। ऐसे में कवि चूंकि संवेदनशील होता है, इसलिए वह अपने पड़ोस के बारे में सोचता है, अपने ईश्वर के बारे में सोचता है, अपने बहुत कुछ के बारे में सोचता है। और ऐसे में जो कवि की मुखरता होती है वह अपने व्यक्ति के ऊपर उसका गहरे आत्मविश्वास में रूपांतरित हो जाती है। खुद पर भरोसा उसका बढ़ता है, खुद पर भरोसा करना वो सीखता है। लेकिन इसी के भीतर जब खुद पर भरोसा करता है तो उसकी रचनात्मकता भी अंकुरित होने लगती है, जहां एकांत भी होता है, चुप्पी भी होती है, लेकिन इसी के भीतर जिंदगी के स्वर भी फूटते हैं। क्योंकि एक सामान्य आदमी, जो मैंने आपसे बातें कही संबंधों के टूटने को, वह सुन करके समझ करके टूट जाएगा या उसको नजरअंदाज करेगा, लेकिन एक संवेदनशील लेखक, कवि, रचनाकार उस पर सोचेगा, उस पर विचार करेगा, उस पर जिंदगी को अंकुरित होता हुआ देखना चाहेगा। उसमें जिंदगी का यह जो संबंधों के टूटने का ढेर है, उस पर जिंदगी के स्वर को सुनने की कोशिश करता है। इसलिए महामारी का एकांत हर कवि के लिए अनेकांत से जुड़ने का एक विकल्प लेकर आता है, जिसमें कवि उन आवाजों को सुन पाता है जो अन्यथा सुनाई नहीं देती थी या देती हैं। यह केवल कवि के बूते की बात ही होती है कि वह जीवन के खोए हुए सत्य को वापस ला पाता है और हर अमानवीय मानव व्यवहारों को रेखांकित कर पाता है। मदन कश्यप का कवि भी यही करता आया है। नाम की कविता एक उनकी है, नाम ही है नाम की कविता में, जो 2015 में उन्होंने कोरोना के बहुत पहले लिखी थी। इबोला महामारी के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। यानी 2020 के बहुत पहले 2015 में इबोला महामारी आई, तो उस पर लिखा 2015 में
क्योंकि इबोला एक नदी का नाम है जो वायरस से जुड़ने के घातक नाम का शिकार हो गई। अब देखिए कवि की नजर जरा देखिए, वो कहता है कि इबोला एक नदी का नाम था, आपने उसे वायरस का नाम दे दिया, डरा दिया आपने। ये कौन सा, क्या दूसरा नाम नहीं मिला? उन्होंने इस कविता में एक सवाल किया है। उनकी जो प्रश्नाकुल विशेषता है उनके कवि की, यहां सवाल करती है इस महामारी का नाम इबोला क्यों, व्हाइट हाउस या पेंटागन क्यों नहीं, जहां से फैलती है दुनिया की तमाम बड़ी महामारियां। अब बताइए, एक कवि सोच रहा बैठे बैठे यहां पर भारत में कि इस इबोला महामारी का नाम आखिर पेंटागन महामारी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं इसका जो है व्हाइट हाउस महामारी हुआ, क्यों इबोला, एक सुंदर नदी को उस महामारी से आपने जोड़ दिया और वह विकराल हो गई, उसकी सुंदरता खत्म हो गई। तो नाम को इस तरह से इस्तेमाल करना भी कवि की चिंता का विषय होता है। कहना मैं ये चाहता हूं, आप कोरोना महामारी को देखिए, ये जो कोरोना शब्द है यह लैटिन से बना है जिसका मतलब हार या मुकुट होता है। इसी से कोरोनेशन शब्द बना है जिसका मतलब राज्याभिषेक होता है। अब आप बताइए, हार मुकुट जो अर्थ देता है कोरोना, कोरोनेशन राज्याभिषेक, लेकिन देखें वायरस से जुड़ गया कोरोना वायरस। अब बताइए कहां का राज्याभिषेक, कहां का मुकुट, कहां का हार, सब बातें खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यवस्थाएं, अब उन्होंने आकृत से, जिसने भी नाम दिया, आकृत की समानता से नाम दिया, आप कह सकते हैं वो भौतिक रूप से आप कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं बिल्कुल सही किया, लेकिन एक कवि की चिंता का विषय मैं कह रहा हूं कि इतना संवेदनशील है कि मुकुट को जो सिर पर धारण किया जाता है, जो राज्याभिषेक जहां से शब्द बनता है, उसको आपने कोरोना महामारी, कोरोना वायरस, कोविड-19 से उसको जोड़ करके उस पूरे शब्द को नया अर्थ दे दिया है, एक दिशा ही उसकी बदल दी। ये कोई और नहीं सोचेगा, कवि की ही चिंता में यह बातें आती हैं। तो कवि ये कहना चाहते हैं मदन कश्यप की कविता की महामारियों के नाम के पीछे भी एक गहरी वैश्विक राजनीति होती है, गहरी राजनीति होती है, और जिसे एक कवि पहचानता है। और यह कवि ही कह सकता है कि नाम से हम किसी को, इस कविता में मदन ये कहते हैं कि नाम से हम किसी को पहचान नहीं दे रहे होते बल्कि उसकी उपयोगिता को पहचान रहे होते हैं। नाम से हम किसी को पहचान नहीं दे रहे होते बल्कि उसकी उपयोगिता को पहचान रहे होते हैं। तो ये जो महामारी के नाम देने से अधिक उसकी उपयोगिता को पहचानने की बात है, यही किसी महामारी का सबसे महत्वपूर्ण यक्षरे है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे एक कवि के रूप में मदन कश्यप ने लक्षित किया है। यह असल में आंकड़ों के महासागर में ट्रेजेडी की पहचान है और उससे बाहर आने की एक कठिन कोरोजीवी कोशिश। यही एक कवि का प्रतिरोध भी है और प्रदत्त व्यवस्था से गहरी असहमत भी। यह एक प्रकार से मास मीडियाक्रिटी को कवि की क्रिएटिविटी से दिया गया जवाब है। यह एक प्रकार से मास मीडियाक्रिटी को कवि की क्रिएटिविटी से, कवि की रचनात्मकता से दिया गया जवाब है, जहां एक प्रकार से उन बातों का खंडन है जिसे कभी स्टैलिन ने कहा था। स्टैलिन का बहुत ही मशहूर वाक्य है कि एक कवि की मृत्यु, एक व्यक्ति की मृत्यु तो ट्रेजेडी होती है, लेकिन लाखों की मृत्यु महज एक आंकड़ा। एक की मृत्यु ट्रेजेडी होती है, कई लाखों की मृत्यु आंकड़ा। हमारे समय का कवि गहरे स्तर पर इससे असहमत होता है क्योंकि हर मृत्यु उसके लिए ट्रेजेडी ही है, कोई आंकड़ा नहीं। हर मृत्यु एक कवि के लिए ट्रेजेडी है, एक संवेदनशील नागरिक के लिए ट्रेजेडी ही है। वह एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की मौत है, उसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, उसे आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जा सकता। यह मदन कश्यप के कविता का स्वर है। तो इस पृष्ठभूमि में जब मदन कश्यप की कविताओं को हम समझते हैं तो सबसे पहले यह पता चलता है कि उन्होंने अपनी कविताओं में महामारी के आंकड़ों के बरअक्स ट्रेजेडी को समझने की कोशिश की है और इसी ट्रेजेडी के भीतर से वे एक रचनाकार के गुणात्मक चिंतन से जुड़ जाते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि एक कवि की रचनात्मक ऊर्जा ही है, जहां से वे
रोजमर्रा के दुखों के भीतर से, उसकी जीवनगत त्रासदी से बहुत आगे की बात सोचते हैं। यह सोचना ही असल में भीड़ से अलग सोचना है, क्योंकि इस सोचने में न तो समर्पण है न ही संतुष्टि। यहां कोई समर्पण नहीं है, कोई संतुष्टि भी नहीं है, बल्कि हर घटना पर एक प्रश्नाकुल दृष्टि डालना ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो एक कवि का जो आत्म होता है वह किस तरह से स्वयं के परे जाने की कोशिश करता है। उसका जो आत्म है, एक कवि का आत्म है जो स्वयं से आत्म है, जो स्वयं से परे जाने की बातें सोचता है, पर से जुड़ने की बात करता है, जिससे कविता में मनुष्य के मनुष्यता को बचाने की जी तोड़ कोशिश दिखाई देती है। इस रूप में कहना चाहता हूं कि मदन कश्यप आरंभ से ही एक प्रश्नाकुल कवि के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो प्रदत्त के बरअक्स परिवर्तन की बात करते हैं। यही परिवर्तन की आकांक्षा उन्हें सामाजिक बनाती है और मानवीय भी। अपनी एक आरंभिक कविता, इनकी मदन कश्यप की आरंभिक कविता पहरेदार है, बिल्कुल आरंभिक कविता है। मुझे नहीं लगता कि मदन कश्यप इस कविता के पहले कोई कविता लिखे हैं, अगर लिखे होंगे तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने एक कविता लिखी थी पहरेदार, जिसमें इसका वो संकेत देते हैं जहां चीख को ही एक कवि की सार्थक आवाज कहते हैं। आज हम आखिर एक कवि और कर क्या सकता है? एक कवि के पास चीखने के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन एक कवि की चीख मनुष्यता की मुक्ति के लिए दिशा देती है, मानवीय मुक्ति के लिए दिशा देती है। और कवि मदन कश्यप ने पहरेदार में इस कवि की चीख को ही स्वर दिया। 1975 की कविता है। उसमें कहते हैं कि मेरी भाषा में अभी भी चीख के रूप में बची, मेरी भाषा अभी भी चीख के रूप में बची है पहरेदार, पर तुम तो बिल्कुल गूंगे कर दिए गए हो। मेरी भाषा अभी भी चीख के रूप में बची है पहरेदार, पर तुम तो बिल्कुल गूंगे कर दिए गए हो। तो इनके कवि का आरंभ ही भाषा में चीख को बचाने से होता है। ये वे कवि हैं जिनका आरंभ ही भाषा में चीख को बचाने से होता है, जिसमें विजेताओं को ललकारते हैं। अर्थात चीखना समान धर्मी लोगों को जोड़ना तो है ही, क्रूरता के खिलाफ विद्रोह भी है। चीखना हर प्रकार की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह भी है। ठीक ऐसी एक कविता कोरोना काल में लिखते हैं, पराजय का गीत। और यहां भी अभी ये बिल्कुल ताजा कविता है, पराजय का गीत। और यहां भी हिंसक विजेताओं को ललकारते हैं और उसके बरक्स पराजय में भी मनुष्यता को बचाने की कोशिश करते हैं। वे उस कविता में लिखते हैं विजेताओं, तुम्हारी उन्मादी दुनिया से कहीं बहुत अच्छी है हम पराजितों की दुनिया। विजेताओं, तुम्हारी उन्मादी दुनिया से कहीं बहुत अच्छी है हम पराजितों की दुनिया। यह एक स्वपोषित ताकतवर निरीहता में जीते हुए, ध्यान दीजिए, एक स्वपोषित ताकतवर निरीहता में जीते हुए अपने आत्मगौरव को बचाए रखना है हमें। तुम्हारी जीत में नहीं हमारी हार में ही बची रहेगी मनुष्यता। तुम्हारी जीत में नहीं हमारी हार में भी बची रहेगी मनुष्यता। ठीक, आप देख इस कवि के पीछे की जो ताकत, भाषा की जो ताकत देखिए कि तुम्हारे जीत में ही नहीं हमारी हार में भी बची रहेगी मनुष्यता। तो पराजय में मनुष्यता को बचाने की यह जो बेचैनी है, असल में प्रश्नाकुल कवि के रूप में दर्ज करती है, जहां सामंती सोच के बरअक्स एक सामाजिक मूल्य का निर्माण होता है। यही एक पक्षधर कवि की विशेषता भी है, जो जीवन को समझते हुए देखता है और देखते हुए समझता है। यही एक पक्षधर कवि की विशेषता है, जो जीवन को समझते हुए देखता है और देखते हुए समझने की कोशिश करता है। ऐसा कवि न तो संतुष्ट कवि होता है और न ही अनुकूलित, न तो संतुष्ट होता है न ही अनुकूलित। वह सदैव एक प्रश्नाकुल बेचैन कवि रहता है। मुझे खुशी है
कि मदन कश्यप हमारे बीच अभी भी एक प्रश्नाकुल कवि की बेचैनी को जिलाए हुए हैं और नई पीढ़ी के तमाम युवकों को के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने हुए हैं। महामारी के दौर में या मदन कश्यप की जो कविताओं की जो दूसरी विशेषता मुझे दिखाई देती है वो एक खास बात रही कि स्पर्श के महत्व की शिनाख्त। और आप देखिए कि स्पर्श एक भौतिक भाव है, छूना। लेकिन आप देखिए कि स्पर्श इस महामारी में या दुनिया की किसी महामारी में सबसे ज्यादा खंडित और विगलित स्पर्श ही होता है। कोरोना में बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो कोरोना काल में मदन कश्यप ने स्पर्श के महत्व की शिनाख्त की है, यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक तुम्हारा स्पर्श ही था जिससे मुझे ईश्वर होने की अनुभूति हुई। यह केवल सामान्य टच नहीं है, ये सामाजिक संबंधों के बनने बिगड़ने का मानदंड हुआ करता है स्पर्श। यह स्पर्श महज सुख नहीं है, महज आनंद नहीं है, यह मानव से मानव का रिश्ता है जिसके बगैर मनुष्यता न बचाई जा सकती है न मनुष्यता को समझा जा सकता है। तो ये जो, लेकिन आप देखिए रोचक बात जो मैंने देखना कोशिश की कि यह जो स्पर्श की भावना है, स्पर्श शब्द की जो गहरी समझ है, मदन कश्यप की कविताओं की आरंभ से विशेषता रही है। और उनकी स्पर्श की यह जो ऐंद्रिकता लॉकडाउन में उनके कवि की स्मृति का सबल आधार है। तो मदन जी के यहां यह जो स्पर्श का एहसास है वह होने का एहसास है जो सबसे अधिक महामारी में बाधित हुआ। इस स्पर्श को मदन जी ने आज की क्रूरता के बरक्स समझने की कोशिश की है। जहां स्पर्श है, आप सब जानते हैं, जहां स्पर्श है क्रूरता कम है। यह उनके कवि की बुनियादी समझ है जो कोरोना काल में और भी पुष्ट हुई है। यही कारण है कि स्पर्श के अभाव में संबंध से लेकर सत्ता तक में क्रूरता बढ़ी है। यूं तो कोरोना काल में अपनी लिखी एक कविता कोरोना में 65 पार, उनकी एक लिखी कविता कोरोना में 65 पार, जो वाम प्रकाशन द्वारा जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है संजय कुंदन के संपादन में, वो उसमें ये प्रकाशित है। और इसमें भी स्पर्श की अभिव्यक्ति है। मैं तो स्पर्श और अभिव्यक्ति के बिना वैसे ही मर जाऊंगा, कविता से अलग भला मेरा क्या वजूद। यानी स्पर्श के बिना मैं वैसे ही मर जाऊंगा, कविता से अलग भला मेरा क्या वजूद। लेकिन स्पर्श व अभिव्यक्ति की महत्ता की यह गहरी समझ उनकी कविताओं में आरंभ से मौजूद है। पहले संग्रह लेकिन उदास है पृथ्वी 1992 में जो प्रकाशित हुआ था, जिसको सेतु प्रकाशन ने पुनः प्रकाशित किया 2019 में, एक बहुचर्चित कविता का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जिसका नाम है घर। अब आप देखिए मदन कश्यप ने 1992 में बिल्कुल जहां से शुरुआत करते हैं 90 के दशक के कवि के रूप में, तो उसमें घर को मकान के बीच कैसे अंतर होगा उसमें स्पर्श की अनुभूति है। वो कहते हैं कि बगैर स्पर्श के घर घर नहीं है, केवल मकान है। ईंटे और गारे का और चूने का एक भवन है, वो घर हो नहीं सकता। उसमें पंक्ति है, मलबे में दब जाने तक बचा रहा होगा उन खंभों में मेरा स्पर्श। मलबे में दब जाने तक बचा रहा होगा उन खंभों में मेरा स्पर्श, जिन्हें पकड़कर चक्कर काटा करता था मैं अपने बचपन के बसंत में। तो स्पर्श के बिना जीवन में बसंत नहीं आ सकता। यह भी कह सकते हैं जहां बसंत है वहां स्पर्श का होना अनिवार्य है। और बसंत हमेशा पुलकित रहता है, हमेशा आगे होता है, हमेशा सर्जनात्मक होता है। तो आगे इसी स्पर्श को मदन जी ने चैट कविता में भी दर्ज किया है जो 2014 में लिखा था। और अब उनके संग्रह पंसोखा है इंद्रधनुष में भी चैट कविता की वो कविता श्रृंखला दर्ज संकलित है पंसोखा इंद्रधनुष में, जिसे उसी समय 2014 में परिचय नाम की पत्रिका जिसका मैं संपादन करता हूं, तो उसमें यह कविता चैट कविता की पूरी श्रृंखला ही प्रकाशित हुई 2014 में ही। उसमें भी एक कविता है जहां वो स्पर्श पाकर वे
ईश्वर को समझने की, ईश्वर हो जाने की बात करते हैं। ये बड़ी मजेदार कविता है, बड़ी रोचक कविता है, इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुस्कुराकर दो तुम मौन स्वीकृति, मुस्कुराकर दो तुम मौन स्वीकृति, मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। मुस्कुराकर दो तुम मौन स्वीकृति, मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। मेरे हाथों में दे दो हाथ, मैं विश्व विजेता हो जाऊंगा। मेरी जिह्वा को दे दो ओष्ठामृत की एक बूंद, मैं देवत्व पा जाऊंगा। मेरी आत्मा को दे दो पूर्ण स्पर्श, ध्यान दीजिए, मेरी आत्मा को दे दो पूर्ण स्पर्श, मैं ईश्वर हो जाऊंगा। तो जिस निरीश्वरता की बात मदन ने कही है उसका सगुण आधार है, कोई उसका निर्गुण आधार नहीं है। 2014 में कह रहे हैं कि मेरी आत्मा को दे दो पूर्ण स्पर्श, मैं ईश्वर हो जाऊंगा। और 2020 में जब सभ्यता के संकट ने उस स्पर्श को छीन लिया तो ईश्वर को प्रश्नांकित करते हैं और कहीं न कहीं उनको लगा है कि नहीं, इसके बगैर तो जीवन संभव नहीं है। तो ईश्वरता को प्रश्नांकित करना असल में मनुष्यता में गहरा विश्वास व्यक्त करने का आधार है, मानवीय जीवन में गहरी आस्था का विषय है। इसी नात क्योंकि गहरी आस्था है तो स्पर्श का होना अनिवार्य है, वह खंडित है तो ईश्वर भी विखंडित हो जाता है उनके यहां। तो ये पूर्ण स्पर्श अगर ईश्वरत्व है तो ईश्वर स्पर्श का ही संघनित रूप है। तो मदन जी के यहां ईश्वर ही स्पर्श का संघनित रूप है। जब स्पर्श ही विखंडित है तो ईश्वर को खंडित होना ही है। यानी आप देखिए कि मदन की अगर मार्क्स वाली शब्दावली में कहूं तो आधार स्पर्श आधार है, ईश्वर अधिरचना है। अब स्पर्श का आधार ही विखंडित हो गया, नष्ट हो गया, तो ईश्वर नामक अधिरचना के बचा के भी क्या करेंगे, रह के भी क्या करेंगे। तो आधार और अधिरचना का जो यह द्वंद्वात्मक संबंध है, स्पर्श और ईश्वर के बीच का जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है, यह मदन कश्यप के कवि की प्रमुख विशेषता है। इस द्वंद्वात्मकता में इनका काव्यत्व है और इस द्वंद्व के बगैर इनके काव्यत्व को नहीं समझा जा सकता। इस रूप में स्पर्श मदन के यहां न तो मादक है न ही मोदक, क्योंकि स्पर्श बड़ा खतरनाक शब्द है। तो स्पर्श मदन जी के यहां न तो मादक है न ही मोदक, वह मांगलिक है जिसके द्वारा जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार होता है। ये मांगलिक स्पर्श के बगैर मुक्त मनुष्यता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मदन कश्यप उस मुक्त मनुष्यता के पक्ष में मांगलिक स्पर्श के आवाहन करने वाले कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और कोरोना में जब यही बाधित हुआ तो मदन कश्यप या उनके समान धर्मा कवियों में, लेखकों में पीड़ा का वह भाव दर्ज हुआ जिसमें ईश्वरता भी कराह थी। इस रूप में स्पर्श वंचित समाज का प्रतिरोध करना असल में जीवन को एक नए अर्थ से भर देना ही है। यह एक अन्य धरातल पर सामाजिक पीड़ा को स्वर देना है। स्पर्श की यह सामर्थ्य और आकांक्षा कोरोना काल में ज्यादा उदग्र होकर मानवीय हो गई है। स्पर्श के अभाव की पीड़ा स्पर्श की आकांक्षा को महामारी में और भी तीव्र कर दे रही है। स्पर्श की आकांक्षा को महामारी में और भी तीव्र कर दी है। तभी तो अमेरिका की मशहूर कवित्री अदालीमान, मशहूर अमेरिकी कवित्री हैं अदालीमान, उनकी एक ताजा कोरोना काल में प्रकाशित एक कविता पढ़ने को मिली है जो उस एंथोलॉजी में भी संकलित है, द एंड ऑफ द पोएट्री। उसकी कुछ पंक्ति मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि स्पर्श केवल हिंदी, मलयाली, उर्दू और मराठी, बांग्ला इन कवियों के चिंता का विषय नहीं है, दुनिया के सारी कविता के चिंता का विषय है। इसका मतलब पूरी मनुष्यता की चिंता का विषय है।
ये खास बात है। और आप देखिए कि एक अन्य धरातल पर इधर मदन कश्यप लिख रहे हैं, उधर अदालीमान लिख रही हैं, चिंताएं दोनों की एक हैं, दोनों के बीच कोई तारतमिक संबंध नहीं है, हो ही नहीं सकता इस अर्थ में। तो अदालीमान की जरा वो देखें, आई एम ह्यूमन एनफ, आई एम एलोन, आई एम डेस्परेट एनफ ऑफ द एनिमल सेविंग मी, एनफ ऑफ द हाई वाटर, एनफ सारो, एनफ ऑफ द एयर and its ease, I am asking you to touch me। कविता लंबी है, उसकी कुछ पंक्तियां मैंने यहां पर रखी हैं आपके सामने। Enough of the air and its ease, I am asking you to touch me। अदालीमान की कविता की यह पंक्ति है जहां से कविता, उनकी लंबी कविता समाप्त होती है, I am asking you to touch me। तो यहां से देखिए कि स्पर्श करने के, छूने के लिए जो बेचैनी है, मुझे छुओ। अब कोई बुला रहा है मुझे छुओ, आप भागे, आप भागते चले जा रहे हैं। पड़ोस का आदमी बुला रहा, आओ, आप भागे। वो कह रहा आओ, आप कह रहे जाओ जाओ। मैंने आओ आओ जाओ जाओ में जो संकट है, जो मनुष्यता का विखराव है, ये हमारे समय का सबसे ज्यादा यंत्रणादायी स्थिति है, जिसका समाधान चिकित्सा विज्ञान जो करेगा वो करेगा। इसमें नहीं कि कोई एक दिन में समाधान होने जा रहा है, लेकिन हम बुद्धिजीवियों को, चिंतकों के, लेखकों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर विचार करें। इसमें सबसे बड़ा फायदा हमें यह होता है कि हमारी अपनी जो कह सकते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ेगी। हमारे समान धर्मा लोगों की भी इम्यून सिस्टम में बढ़ोतरी होगी। सोचना, विचारना, चिंतनशील होना, ये सब मानव जीवन के वे विकल्प हैं जो पूरी दुनिया में पूरी मुखरता के साथ उद्घाटित हो रहे हैं, जिन पर आज काम हो रहा है। इस क्रम में जो मैंने आपसे कहा कि इसी का विस्तार जब वो जो निरीश्वरता की बात करते हैं, स्पर्श का, तो उसी में एक तरह का जो है रविदासी चेतना से सीधे जुड़ जाते हैं, जिसका मैंने आपके सामने पहले जिक्र किया था। और आपको ये पता ही है कि दो तरह के स्वर आपदा महामारी में होते हैं। एक ईश्वर की गहरी आस्था की तरफ चला जाता है, दूसरा ईश्वर के प्रति गहरी अनास्था का चला जाता है। लेकिन दोनों कहीं न कहीं जाकर के मनुष्य को ही, उसकी मनुष्यता को बचाने की कोशिश करते हैं। और असल में जो निरीश्वरवादी होता है, जिसमें सब खुद को समर्पित कर देता है, तो जो ईश्वरवादी होता है तो ईश्वर को समर्पित करता है। आज भी आस्थाएं, ऐसा नहीं कि आस्थाएं खत्म हो गई हैं, मतलब सब कुछ भगवान के भरोसे आज भी छोड़ा गया है, हमारे भगवान बचाएंगे। लेकिन कुछ एक ऐसा तबका भी है जो सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह खुद को समर्पित कर देता, खुद के सहारे, और किसी भी बाहरी सत्ता से अधिक खुद की आंतरिक सत्ता पर आत्मविश्वास करता है। और व्यक्ति जब अपने आत्मबल के सहारे जीवन को उदात्त बनाने का संकल्प लेता है, तो कोई न कोई समाधान अवश्य निकलता है। तो खुद पर खुद के विश्वास के भीतर से ही सभ्यताओं ने कोई न कोई समाधान निकाला है। ईश्वर पर विश्वास करके किसी सभ्यता ने आज तक कोई समाधान नहीं निकाला है। विज्ञान तो खैर उसको मानता ही नहीं, लेकिन चिंतन भी और साहित्य ने भी केवल और केवल ईश्वर पर विश्वास करके संसार की किसी यातना का कोई समाधान आज तक नहीं निकाला है। बल्कि आप सब जानते हैं कि मध्यकाल में तो ईसाइयों के ईश्वर के बरअक्स जब उनके ईसाइयों की जो स्थापनाएं थी कि भाई सूर्य धरती की परिक्रमा करता है, और उस धरती पर जो पादरी थे वो सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, जो स्वयं को भगवान कहते थे। गैलेक्सी की संरचना को ही प्रश्नांकित किया, कहा कि नहीं, केंद्र में पृथ्वी नहीं होती, केंद्र में तो सूर्य होता, पृथ्वी तो परिक्रमा करती है। तो आप जानते हैं कि मध्यकाल का जो रेनेसां वहीं से शुरू होता है। मध्यकाल के रेनेसां में विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन ईश्वर को प्रश्नांकित करके भी, क्योंकि वो कहते थे, पादरी कहते थे भाई चलो ठीक है, चूंकि चर्च है और इटली का चर्च सबसे ताकतवर है क्योंकि ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है इस धरती पर, उसी को प्रश्नांकित किया गया। तक है तो ये सब जो सारी चीजें हैं, तो मदन जी कोरोना काल कविताओं में इसी ईश्वर मुक्त आत्म बल के कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो उनकी तीसरी बड़ी विशेषता दिखाई देती है।
ईश्वर मुक्त आत्मबल के कवि के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। यह एक कवि का आत्मबल है जहां वह अपनी प्रतिभा के अलावा किसी अन्य की अधीनता स्वीकार नहीं करता। अपनी प्रतिभा के अलावा यानी अपने संसार का प्रजापति स्वयं है, जिसको कहा जाता कवि रेवह प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। तो वो मतलब एक कवि की जो प्रजापति की भूमिका है कि दुनिया को जैसा वह दिखाना चाहता है, दुनिया को जैसा होना चाहिए, मानवीय संबंधों को जैसा होना चाहिए वैसा वह उपस्थित करने की कोशिश करता है। तो यह समझिए। तो और आप देखेंगे कि अपनी एक कविता उनकी इस कोरोना समय में जो आजकल के जुलाई अंक में प्रकाशित है, वो काफी तलखी के साथ ईश्वर को मरते हुए देखना चाहते हैं। और वे क्योंकि उन्हें लगता है कि इस नई सदी में ईश्वर की अधिकता ने ही मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ा है। तो यह कविता कोरोना की त्रासदी के भीतर, जिसमें मजदूरों का भयानक पलायन होता है, जीवन के पक्ष में खड़ा होने का आह्वान करती है और संकट के समय में ईश्वर की निरीहता को प्रश्नांकित करती है। वो कहती है कि तुम्हारा ईश्वर इतना ताकतवर था तो लाखों मजदूर अगर पलायन के शिकार हो रहे हैं, भूख से, यंत्रणा से, बीमारी से मर रहे हैं, तुम्हारा ईश्वर कहां छुपा हुआ है, क्यों नहीं आगे इनको बचा लेता। ये कवि और क्या कर सकता है। कवि एक कवि का सोचना है, कवि का समझना है। तो यह कविता भी यह बताती है कि ईश्वर की सत्ता। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब ये कविताएं मैंने पढ़ी तो मुझे एक बात की समझ बनी कि ईश्वर की सत्ता केवल संपन्न समय में दिखाई देती है। माने जो ताकतवर ईश्वर है, ईश्वर बड़ा ताकतवर है, वो तभी पता चलता है, तभी तक लगता है जब समय बड़ा संपन्न होता है, बड़ा ठीक ठाक चल रहा होता है। संकट के समय में ईश्वर सबसे अधिक विपन्न दिखाई देता है। यानी जो ईश्वर संपन्न समय में सबसे ज्यादा मुखरित और उपस्थित दिखाई देता है, संकट के समय में वही ईश्वर सबसे अधिक विपन्न दिखाई देता है। यह भाषा केवल एक कवि के पास हो सकती है, केवल एक चिंतक की भाषा हो सकती है, और एक कवि ही इस भाषा में कह सकता है, नई सदी में ताकतवर और हृष्ट पुष्ट हो चुका ईश्वर अचानक कितना निरीह दिखने लगा है इस कोरोना समय में कि मैं मरने से पहले ईश्वर को मरता हुआ देखना चाहता हूं, मरने से पहले ईश्वर को मरता हुआ देखना चाहता हूं। ये आवाहन है एक कवि का इस कोरोना समय में। तो ईश्वर के प्रति मदन जी के कवि की यह जो धारणा है, कोई अचानक उपजी स्थिति नहीं है। पहले भी इन्होंने ईश्वर को लेकर उनका कवि मन सशंकित रहा है, लेकिन कोरोना समय में और भी मुखर हो गया है। पंसोखा है इंद्रधनुष नामक कविता संग्रह में 2016 में लिखी एक कविता है लौटूंगा, जिसमें वे ईश्वर को लेकर सशंकित हैं। यहां भी वे कहते हैं कि ईश्वर के बस में दुनिया है नहीं। यह बात और है कि दुनिया के तमाम लोग ईश्वर को ताकतवर मानते हैं। एक कविता की पंक्ति है उनकी लौटूंगा में, जो ईश्वर के बस में होता तो इस दुनिया को समेटकर लौट न जाता शून्य की अपनी गुफा में। जो ईश्वर के बस में होता तो इस दुनिया को समेटकर लौट न जाता शून्य की अपनी गुफा में। तो मित्रों, ये समय काफी हो गया, लगभग 1.5 घंटा हो गया। अब इसको मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा। कुछ निष्कर्ष हैं जिनको आपके सामने मैं साझा करना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं कि मदन कश्यप 90 के आरंभिक दशक के एक ऐसे सचेतन कवि हैं जो प्रश्नांकित किए जाने वाली हर स्थिति को प्रश्नांकित करते हैं। प्रश्नांकित किए जाने वाली हर स्थिति को प्रश्नांकित करते हैं। उनमें आत्मनिरीक्षण व आत्म सजगता के साथ साथ आत्म अवरोध भी है, जिससे उनकी हर कविता एक नई शुरुआत के रूप में दिखाई देती है। अपने परिवेश के प्रति उनके कवि का कान, अपने परिवेश के प्रति उनके कवि का कान कीट्स के प्रसिद्ध कवि कीट्स के शब्दों में उस लालची शार्क मछली की तरह खुलता है जो अपने परिवेश को अपने श्रवण शक्ति के सामर्थ्य से समझ लेती है। आप इस खास विशेषता को उनकी क्योंकि जुनैद हूं जैसी कविताओं से लेकर हाल में लिखी कविता
मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं तक में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे लिए कई बार यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक समय का कवि ही तय करता है कि आने वाले समय में कैसी और कौन सी कविता पढ़ी जाएगी। ये मानी बात है, खास करके अगर कविता की पूरी परंपरा से परिचित हों तो कई बार ये हो जाता है कि हमारे समय के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जाने अनजाने उनसे ये दिशा तय होती है कि आने वाले समय में कैसी और कौन सी कविता की जरूरत है और कौन सी कविता की प्रासंगिकता बनी रहेगी या बची रहेगी। केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी और मदन कश्यप अपने समय अपने अपने दशक के, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी और मदन कश्यप जैसे अपने अपने दशक के कुछ ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने कविता के आस्वाद को न केवल बदला है बल्कि आने वाले समय में कविता के आस्वाद को तय भी किया है। ऐसे कवि रूप को महत्व न देकर अंतर्वस्तु को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि ऐसे कवि जानते हैं कि रूप कुछ और नहीं बल्कि काव्यात्मक तरीके से व्यवस्थित की गई वस्तु ही है। रूप कुछ और नहीं बल्कि काव्यात्मक तरीके से व्यवस्थित की गई अंतर वस्तु ही है, और यह कोई छोटा कार्य नहीं होता, क्योंकि इसमें कविता सदैव अपने सामाजिक औचित्य और विमर्श मूलक चेतना से जुड़ी रहती है। यही एक कवि को बेचैन भी बनाए रखती है, क्योंकि यह हर अच्छे कवि को पता होता है कि हर समय में सार्थक विचार कविता से ही फूटते हैं। यानी एक कवि जानता है, एक कवि ही जानता है कि हर समय में सार्थक विचार, सिग्निफिकेंट वॉइस जो आती है वह कविता से ही फूटती है या कविता से आरंभ होती है। अंत में यह भी कि मदन कश्यप एक ऐसे कवि हैं जो शब्दों के साथ नैतिक होने का साहस रखते हैं, जिसको मैंने आरंभ में भी आपसे जिक्र किया था। यही कारण है कि वे संगठन व समूह के भीतर रहकर भी उससे बड़े बने रहे और फुल टाइमर कवि होने के बावजूद कवि को निरीह होने से बचाते रहे। वे एक निष्ठुर समय में तनी हुई मुट्ठियों के साथ खड़े रहे और स्पर्श की शीतलता की तलाश में जीवन के खोए हुए ठाठ को बचाने का उपक्रम ही करते रहे। कोरोना समय में उनकी एक कविता है जिसको पढ़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उनकी कविता खो गया है, ये इस समय की लिखी उनकी कविता है, खो गया है। बहुत अच्छी कविता है और तो मैं पढ़ रहा हूं और फिर इसी से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नदी भी है और गांव भी है, नदी भी है और गांव भी है, बस ठाठ कहीं खो गया है। दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग एक शीतल स्पर्श का पाट कहीं खो गया है। लहरें उठ रही हैं, सघन छायाएं भी वृक्ष की हैं, खाटें बिछी हैं, नावें बधी हैं, बस हलचल जीवन की कहीं दूर तक नहीं है, बिना जिसके समय का ठाठ कहीं खो गया है, बिना जिसके समय का ठाठ कहीं खो गया है। यह कविता आप देखेंगे, इस कविता पर इस समय का 2020 के इस समय का बहुत गहरा असर है। इसके बीच से यह कविता इस समय के बाहर जाने की कोशिश करती है। जब कहते हैं दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग एक शीतल स्पर्श का पाठ, स्पर्श को बचाने की ही कोशिश है। तो कविता पीड़ा में है, लेकिन पीड़ा से परे जाने की आकांक्षा से भी उद्भासित है। तो इस कविता में आप देखेंगे कि निराला से लेकर आज के समय तक की अनगूंज है। याद करें निराला की कविता, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। निराला की यह कविता 1942 में लिखी है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, जो अणिमा में संकलित है। और अणिमा का मतलब सूक्ष्मता से होता है। जो हमारे छात्र जुड़े हैं वो जाने अणिमा का मतलब सूक्ष्मता से होता। तो 1942 जब उनका संग्रह अणिमा है, निराला की कविता उसमें संकलित है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। निराला की यह कविता महामारी में सहज याद आती है, जिसकी एक पंक्ति ही है,
जिसकी एक पंक्ति है, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। मदन कश्यप कहते हैं बिना जिसके समय का ठाठ कहीं खो गया है। तो निराला का ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, मदन के यहाँ ठाठ कहीं खो गया में रूपांतरित हो जाता है। एक अन्य परिप्रेक्ष्य में, एक अन्य धरातल में आप देखेंगे कि निराला की गूंज और अनगूंज इस समय में किस तरह से हमारे बीच बनी हुई है। कहना चाहता हूं कि निराला के स्नेह निर्झर का बह जाना, निराला के कविता में स्नेह निर्झर का बह जाना मदन कश्यप के यहाँ स्पर्श सामाजिकता के ढह जाने के रूप में दर्ज होता है। निराला के जो स्नेह निर्झर का बह जाना मदन कश्यप के यहाँ स्पर्श सामाजिकता के ढह जाने के रूप में दर्ज होता है। दोनों कविता का प्लेटफॉर्म एकदम अलग है। वो 42 का समय है, वहां कोई महामारी नहीं है, लेकिन उनकी अपनी पीड़ा है। निराला की अपनी आंतरिक पीड़ा है जिसमें शून्यता का एहसास होता है, जिससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। उसके पहले 36-35 में कह चुके हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज तक नहीं कही। तो वो निराला लिख रहे हैं उस दुख जीवन के, उस जो संत्रास थे, जो पीड़ा थे उसके भीतर से। लेकिन आप देखेंगे उदासी दोनों जगह है और इन दोनों पर समय का दबाव है, इसलिए यह उदासी भी सामाजिक है। जो समानधर्मी सामाजिकता के कारण आकर्षण ही पैदा करती है। और इसके साथ साथ निराला की इन पंक्तियों के साथ साथ मदन कश्यप की एक जो पंक्तियां मैंने पढ़ी कि ठाठ कहीं खो गया है। हम चाहते हैं कि जीवन का ठाठ, जो खोया हुआ ठाठ है, हम सबको फिर से मिल जाए। हम अपने ठाठ से जुड़ जाएं, अपने ठाठ से जुड़ जाएं। जीवन में नई स्फूर्ति हो, नई उमंग हो। आज मदन कश्यप अब 65 पार हैं। एक समग्र जीवन जिसे कहते हैं कि होता है 60 के पार का। मैं उन्हें आज के इस अवसर पर शरद पूर्णिमा के जो जीवे में सरदह सतम, जिसके मैं पहले ही उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, इस अवसर पर भी उन्हें फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं। वो शतायु हैं, खूब लिखें, स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और आने वाली पीढ़ी का खास करके कविता के भीतर मार्गदर्शन करे रहें। वे हैं तो कविता है और कविता है तो मदन कश्यप हैं। आप सब मुझसे 1.5 घंटे से जुड़े रहे, आप सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इसके बाद मैं देखूंगा तो एक एक के प्रति अपना आभार अलग से व्यक्त करूंगा, क्योंकि बोलने की प्रक्रिया में मैं आपके न टिप्पणियों को पढ़ पाया हूं न देख पाया हूं। और लेकिन मैं उसके बाद देखूंगा तो आपकी टिप्पणियां जो आई होंगी उन पर अभी से मैं आपका अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सबको शरद पूर्णिमा की एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सबको नमस्कार।